तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में एसी फंडामेंटल पढ़ेंगे। एसी वोल्टेज कैसे जनरेट करते हैं और उसके लिए जो भी आरएलसी है उसका बिहेवियर कैसा कैसा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एसी वोल्टेज जो है उसका इक्वेशन क्या होता है। डीसी के लिए तो हमने ये देखा था कि V इक्वल टू V नॉट अगर कांस्टेंट है तो ये क्या होगा, एक तरह का डीसी वोल्टेज सोर्स होगा। ये होगा हमारा डीसी वोल्टेज सोर्स, डीसी वोल्टेज सोर्स। ठीक है, अगर कोई हमारा एसी वोल्टेज सोर्स है तो वो कैसा होगा, वो होगा हमारा V इक्वल टू V नॉट और वो टाइम का एक फंक्शन होगा V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। ठीक है, ये हमारा किसका इक्वेशन है, किसी एसी वोल्टेज सोर्स का। ठीक है, अब ये जो ए और सी है इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो इसका अगर फुल फॉर्म अगर हम देखें तो क्या है, डायरेक्ट करंट वोल्टेज सोर्स। अब करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स है ना, कंफ्यूजन हो गया। उसी तरह इसको हम देखें कि एसी वोल्टेज सोर्स, एसी का फुल फॉर्म अल्टरनेटिंग करंट और फिर क्या वोल्टेज सोर्स, तो क्या एसी करंट या एसी वोल्टेज। तो एसी जो है इसका फुल फॉर्म तो एसी अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है, लेकिन ये रिप्रेजेंट जो करता है वो सिर्फ अल्टरनेटिंग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो तुमसे अगर कोई पूछे कि एसी वोल्टेज सोर्स का मतलब क्या हुआ तो तुम क्या बोलोगे, अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स, है ना। एसी का फुल फॉर्म अल्टरनेटिंग करंट होता है, लेकिन एसी जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पे सिर्फ अल्टरनेटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। डीसी का फुल फॉर्म क्या हुआ, डायरेक्ट करंट। ठीक है, लेकिन ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, सिर्फ डायरेक्ट को कर रहा है, डायरेक्ट को कर रहा है। ठीक है, तो एसी वोल्टेज बोल रहे हैं मतलब अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स बोल रहे हैं, डीसी वोल्टेज बोल रहे हैं मतलब डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स बोल रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है। ठीक है, अब अल्टरनेटिंग जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, अल्टरनेटिंग का मतलब है कि कभी प्लस कभी माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस। मतलब ऐसा कोई वेव जो कभी प्लस हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, कभी नेगेटिव हो रहा है, कभी पॉजिटिव हो रहा है, कभी नेगेटिव हो रहा है, कभी पॉजिटिव हो रहा है, कभी नेगेटिव हो रहा है। अब ऐसा वेव ये साइन का ही फंक्शन हो, कोई जरूरी तो नहीं है, है ना। ये जो पॉजिटिव नेगेटिव ये हमेशा क्या साइन वेव ही हो, ये तो कंपलसरी नहीं है। ये वेव ऐसा भी तो हो सकता है, ये पॉजिटिव हुआ कुछ देर तक, फिर थोड़ी देर तक नेगेटिव हुआ, फिर थोड़ी देर तक पॉजिटिव हुआ, फिर नेगेटिव हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ। ऐसा ही हो सकता है या नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो ये भी वेव क्या है, एक तरह का अल्टरनेटिंग वेव ही है ना। ये भी अल्टरनेटिंग वेव है, ये भी अल्टरनेटिंग वेव है। अच्छा, ये अल्टरनेटिंग वेव है या नहीं, ये बताओ तो, है ना। देखो प्लस माइनस ये भी अल्टरनेटिंग वेव ही है ना। लेकिन हम अल्टरनेटिंग वेव जब भी बोलते हैं इसका मतलब यही होगा। क्यों, क्योंकि हम यही वेव यूज करते हैं अपने एसी सप्लाई के लिए। अब यही वेव क्यों यूज करते हैं एसी सप्लाई के लिए वो देखते हैं। हमारे सर्किट में क्या होगा, रजिस्टर होगा, इंडक्टर होगा, कैपेसिटर होगा। अब देखो अगर रजिस्टर है, कोई रजिस्टर है और इसमें हमने क्या अप्लाई किया, एसी वोल्टेज अप्लाई किया। ठीक है, और वो एसी वोल्टेज कैसा है, ऐसा है, साइन है। तो हमारा इसमें करंट कितना होगा, आई इक्वल टू क्या होता है, V बाय आर होता है। V हमारा साइनसोइडल है, V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव है, डिवाइड बाय आर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, V नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। यही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रेजिस्टेंस दिए तो ऐसा आ गया। लेकिन ये रेजिस्टेंस ना होकर क्या होता, अगर इंडक्टर होता, क्या होता, अगर ये
इंडक्टर या कैपेसिटर होता, चलो पहले कैपेसिटर लेते हैं, क्या होता है ये, कैपेसिटर होता, ठीक है। तो कैपेसिटर में करंट I इक्वल टू क्या होता था, याद करो, कैपेसिटर में करंट I होता था हमारा C dV बाई dt, क्या होता था, C dV बाई dt, अगर यहाँ पे वोल्टेज V अप्लाई कर रहे हैं तो। अच्छा अब देखो, अगर ये साइनोसॉइडल वोल्टेज है, कैसा है ये वोल्टेज, साइनोसॉइडल है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। अगर साइनोसॉइडल है तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा तो कॉस को फिर से हम साइन में ला सकते हैं, कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, है ना। तो वेव शेप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। कॉस का भी अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कॉस का भी अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कॉस का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये वेव का शेप चेंज नहीं हो रहा है अगर हम इसको कैपेसिटर से पास कराते हैं तो। इंडक्टर से पास कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे अगर ये इंडक्टर होता तो 1/L इंटीग्रल ऑफ I dt हो जाता, तो भी साइन का इंटीग्रल क्या, माइनस ऑफ कॉस, ठीक है, तो भी हमारे वेव के शेप में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन अगर वोल्टेज जो है उसका वेव फॉर्म ऐसा हो, है ना, कभी कांस्टेंट पॉजिटिव, फिर यहाँ से प्लस से माइनस हो गया, फिर नेगेटिव कांस्टेंट, फिर पॉजिटिव कांस्टेंट, अगर ऐसा कोई वेव होता है और उसको हम अगर किसी कैपेसिटर पे अप्लाई करते हैं तो I इक्वल टू क्या होगा, C dV बाई dt। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, V हमारा कांस्टेंट है, तो V कांस्टेंट है तो dV बाई dt क्या होगा, 0 होगा। किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अगर रेट ऑफ चेंज देखेंगे तो वो क्या होगा, 0 होगा। अब ये कांस्टेंट टर्म क्या हो गया, कैपेसिटर के लिए 0, कैपेसिटर के लिए ये कांस्टेंट टर्म 0 हो गया, तो यहाँ पे करंट का वैल्यू कैपेसिटर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो प्लस से माइनस जंप किया यहाँ से यहाँ तक, कितने टाइम में, 0 टाइम में, 0 टाइम में प्लस भी से माइनस भी जंप कर गया, तो चेंज इन वोल्टेज प्लस भी से माइनस भी कितना, 2v हो गया। टाइम कितना लगा, 0 टाइम लगा, तो करंट कितना होगा, अगर उसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो यहाँ पे इस जगह पे इनफाइनाइट करंट फ्लो कर जाएगा सिस्टम में। बात समझ रहे हो कि अगर हम कोई स्क्वायर वेव का अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई कर दें कैपेसिटर में तो कहीं पे करंट क्या होगा, 0 होगा, कहीं पे करंट क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब जो करंट का वेव फॉर्म है वो बिल्कुल अलग नेचर का हो गया, यहां से यहां तक 0 और यहां पे एकदम इन्फिनिटी नेगेटिव, प्लस से माइनस जा रहा है तो डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव, फिर यहां से यहां तक क्या, 0, फिर यहां से यहां क्या, पॉजिटिव, और वो भी क्या, इन्फिनिटी पॉजिटिव। तो ये जो वेव फॉर्म है वो कैपेसिटर से पास हो पाया, नहीं हो पाया हम कहेंगे। क्यों, क्योंकि वेव फॉर्म कैसा था, अल्टरनेटिंग रेक्टेंगुलर था, और मिल क्या रहा है, मिल रहा है स्पाइक मिल रहा है ना, यहां से यहां तक 0 करंट, फिर नेगेटिव स्पाइक, पॉजिटिव स्पाइक, फिर नेगेटिव स्पाइक, इस तरह का हमको करंट मिलेगा। तो करंट तो पास ही नहीं किया, वेवफॉर्म ही चेंज हो गया। उसी तरह इसको देखेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, डेरिवेटिव पॉजिटिव है, यहाँ पे डेरिवेटिव क्या है, यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव, यहाँ से यहाँ तक डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव। तो अगर यहाँ से यहाँ तक डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, तो अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करेंगे तो कैसा करंट मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। फिर यहाँ से यहाँ तक क्या, नेगेटिव डेरिवेटिव है, तो नेगेटिव में यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट मिलेगा। बात समझ रहे हो कि जो हम यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उस नेचर का करंट हमको नहीं मिल रहा है, हम जिस नेचर का वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं हमको उसी नेचर का करंट चाहिए, और वो कहाँ पॉसिबल है, सिर्फ साइनसोइडल वेवफॉर्म में पॉसिबल है। ठीक है, तो इसीलिए हम जो भी अल्टरनेटिंग वेव यूज करते हैं अपने कॉमर्शियल पर्पस में या फिर जनरेशन या फिर यूटिलाइजेशन के लिए, वो सारे अल्टरनेटिंग वेव, सारे एसी करंट, सारे एसी वोल्टेज किस तरह के होते हैं, हमारे साइनोसॉइडल होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि हम साइनोसॉइडल वेवफॉर्म ही क्यों यूज करते हैं। अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म तो और भी तरह का हो सकता था, लेकिन हम उसको यूज नहीं करते हैं। हम किसको यूज करते हैं, साइनोसॉइडल वेवफॉर्म को ही यूज करते हैं।
कारण क्या है? क्योंकि ये साइनसोइडल वेवफॉर्म सब से पास कर जाएगा, रजिस्टर को भी पास कर जाएगा, इंडक्टर को भी पास कर जाएगा, कैपेसिटर से भी पास कर जाएगा, बिना अपना शेप चेंज किए हुए, है ना। अगर साइनसोइडल वेवफॉर्म है तो इसका शेप हमेशा क्या होगा? साइनसोइडल ही होगा, ठीक है। इसके रिस्पॉन्स का वेव जो है वो कैसा होगा? साइनसोइडल होगा, रिस्पॉन्स का वेव चेंज नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए हम क्या यूज करते हैं? इसीलिए हम साइनसोइडल वेवफॉर्म यूज करते हैं। तो ये तो था यूटिलाइजेशन पर्पस से। अब देखते हैं कि इसका जनरेशन भी बहुत आसान है। अगर इस साइन वेव को हमको अगर जनरेट करना है तो ये इसका जनरेशन भी क्या है? बहुत आसान है। इसके लिए हमको कुछ नहीं करना है, एक कॉइल को किसी कांस्टेंट फील्ड में अगर हम रोटेट करा देते हैं तो उससे जो वेवफॉर्म जनरेट होगा वो जो वोल्टेज वेवफॉर्म उसमें इंड्यूस होगा वो किस नेचर का होगा? साइनसोइडल नेचर का होगा, ठीक है। चलो देखते हैं। ये एक कॉइल है इस तरह से, ये क्या है? ये एक कॉइल है, ये हमारा एक कॉइल है, ठीक। और ये किसी कांस्टेंट फील्ड में रोटेट कर रहा है, कांस्टेंट बी फील्ड है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है बी। इसमें ये कॉइल जो है वो रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के अबाउट, ऐसे, ठीक है। तो इस कॉइल में जो वोल्टेज जनरेट होगा, इस कॉइल में जो वोल्टेज जनरेट होगा वो साइनसोइडल होगा, ठीक है। और उसका इक्वेशन क्या होगा? उसका इक्वेशन होगा V = V0 sin ओमेगा टी। अब प्लस माइनस फाई क्यों रख रहे हैं वो बाद में बताते हैं, अभी समझ लो कि इतना होगा, ठीक है। अभी ये क्या होगा? इसका इक्वेशन इतना ही होगा, Vm sin ओमेगा टी। अगर ये जो कॉइल है ये B के पैरेलल है तो, ठीक है। अब देखते हैं कि अब हम सपोज करो कि कोई फैन है, उसको स्टार्ट कर रहे हैं और हम कह रहे हैं क्या इसका स्पीड अभी क्या है? ओमेगा है, ठीक है। कोई फैन घूम रहा है और इसको हम एनालाइज कर रहे हैं और कह रहे हैं क्या इसका स्पीड ओमेगा है। अब हम तुमको कहते हैं कि एक ऐसा फोटो खींच कर दिखाओ फैन का जिसमें कि है ना फैन का ब्लेड जो है वो किधर हो? मेरे तरफ हो, ठीक है। फोटो खींचने बोले तो तुम खींच पाओगे? हो सकता है 50, 100, 200 फोटो खींचो तो उसका एक ब्लेड मेरी तरफ हो, ठीक है, लेकिन वो भी एग्जैक्ट मेरी तरफ होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हम t = 0 पे ये कंडक्टर जो है वो B के डायरेक्शन में लाई कर रहा हो, ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा इसकी गारंटी नहीं दे सकते, ठीक है। हमने तुमको कहा कि फोटो खींचना है कि ये फैन का ब्लेड जो है मेरे तरफ हो, तुम अंत में हार फार कर कहोगे सर हम एक ऐसा फोटो आपको खींच कर दे सकते हैं जिसमें इस ब्लेड का एंगल फलाना डिग्री होगा। ये रहा सर फोटो, ब्लेड का आपके तरफ तो नहीं है लेकिन आपसे 1 डिग्री या 4 डिग्री आगे या 4 डिग्री क्लॉकवाइज या 4 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन में है। तो ये जो सिस्टम घूम रहा है और इसमें क्या वोल्टेज जनरेट हो रहा है इतना, तो t = 0 पे ये फाई 0 तो नहीं पॉसिबल है, लेकिन ये तो पॉसिबल है ना कि कुछ एंगल होगा, 2 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 90 डिग्री, है ना, 270 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। हमने इसको एनालाइज करना शुरू किया जिस समय t = 0 पे, उस समय इसका क्या कुछ अपना पोजीशन रहा होगा एंगल फाई, ठीक है। तो ये क्या है हमारा फेज एंगल, इसी को बोलते हैं कि t = 0 पे जो एनर्जी जनरेट हो रहा है, जो मशीन वोल्टेज जनरेट कर रहा है, उसका एंगुलर पोजीशन क्या है t = 0 पे, ठीक है। तो ये हमारा क्या कौन बता पाएगा? तो ये हमारा ये जो फेज एंगल है ये बता पाएगा फाई, ठीक है। तो ये फाई हमारा क्या है जी? फेज एंगल है, फेज एंगल अच्छा, t क्या है? टाइम है। ओमेगा क्या है? ओमेगा एंगुलर स्पीड है, ये जिस स्पीड से घूम रहा है, एंगुलर स्पीड, ठीक है। ये V0 क्या है?
V नॉट है मैक्सिमम वोल्टेज अपियरिंग अक्रॉस द कॉइल। ये जो कॉइल है इसमें मैक्सिमम वोल्टेज क्या होगा, तो V नॉट होगा, पीक वोल्टेज या मैक्सिमम वोल्टेज। और मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है। कहीं कहीं इसको वोल्टेज एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, कहीं कहीं इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ साइनसोइडल वेव भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, इसके बारे में था कि हम इसको जनरेट कैसे करते हैं। तो किसी कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराते हैं कांस्टेंट स्पीड पे, तो हमको एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज मिलता है इसके टर्मिनल के क्रॉस। सपोज करो ये टर्मिनल ए है और ये ए डैश है, तो ए डैश के अक्रॉस एक वोल्टेज हमको मिलता है V, और उस वोल्टेज का इक्वेशन क्या होगा, V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई होगा, ठीक है। जहां पे ओमेगा क्या है, हमारा एंगुलर स्पीड है, फाई क्या है, फेज एंगल है, V नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड है, ठीक है। अब एक टर्म सुना होगा तुमने, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड क्या होता है कि इसको एक साइकिल कंप्लीट करने में, है ना, एक साइकिल कंप्लीट करने में, समझो कहीं से भी साइकिल हम शुरू कर सकते हैं। हम चाहें तो पॉजिटिव पीक से पॉजिटिव पीक भी शुरू कर सकते हैं, हम चाहें तो जीरो से जीरो भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, इस टाइम को हम बोलेंगे, इस टाइम को हम बोलेंगे टाइम पीरियड, और इसको हम डिनोट किससे करेंगे, टी से डिनोट करेंगे। ये क्या है, टाइम पीरियड टी। अगर इसका हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल, टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल, वन साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग वेव, एसी वेव। हमने क्या कहा, एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट नहीं, सिर्फ अल्टरनेटिंग। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग वेव, ठीक है। अब ये क्या था, एंगुलर स्पीड था। अब हम अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें, हमारे यहाँ क्या जो सप्लाई आता है वो क्या है, 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। तो 50 हर्ट्ज जो हम बोलते हैं वो क्या है, वो हमारा फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का क्या रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1 बाय टाइम पीरियड, ठीक है। तो 1 बाय टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन अगर हम जानना चाहें तो एक सेकंड में ये कितना साइकिल कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। ये अल्टरनेटिंग वेव जो है वो एक सेकंड में कितना साइकिल कंप्लीट कर लेगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। तो अगर हमारे यहाँ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे यहाँ जो भी अल्टरनेटिंग वेव आ रहा है वो एक सेकंड में कितने बार प्लस माइनस होता होगा, तो 50 बार प्लस माइनस होता होगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन लिखेंगे डिनोटेड बाय स्मॉल f, ठीक है। ये क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट, नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड बाय एसी वेव इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल बाय एसी वेव इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये था इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर स्पीड, फेज एंगल, है ना, मैक्सिमम वैल्यू। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और हमको जाननी है कि हम ये जो एसी वेव है, ये जो अल्टरनेटिंग करंट है ना, ये इसका मैग्नीट्यूड क्या है और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो हम कहेंगे क्या, पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू क्या हमारे लिए यूजफुल है, अगर हमको पावर लिखना है तो पावर को क्या हम पीक वैल्यू के टर्म में लिख सकते हैं।
230 वोल्ट जो हमारे यहाँ सप्लाई आ रहा है, तो 230 वोल्ट जो हम बोल रहे हैं, क्या वो पीक वैल्यू है क्या? तो नहीं, वो पीक वैल्यू नहीं है, वो आरएमएस वैल्यू है। ठीक है, तो क्वांटिटी रिलेटेड टू एसी वोल्टेज देखते हैं, और द क्वांटिटीज रिलेटेड टू एसी वोल्टेज। तो एसी वोल्टेज को क्वांटिफाई करने के लिए क्या क्या क्वांटिटी है ना? द टर्म टू क्वांटिफाई एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज, तो एसी वोल्टेज को क्वांटिफाई करने के लिए क्या क्या टर्म है? तो एसी वोल्टेज को क्वांटिफाई करने के लिए हमारे पास 3 टर्म है। पीक वैल्यू, एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू, आरएमएस का फुल फॉर्म हुआ रूट मीन स्क्वायर। स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, तो पीक वैल्यू तो हमें पता है ना? पीक वैल्यू क्या है? द मैक्सिमम वैल्यू अचीव्ड बाय अल्टरनेटिंग वेव एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, अच्छा एक और होता है, दैट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होता है? किसी भी टाइम पे वेवफॉर्म का जो भी वैल्यू होगा वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाएगा। सपोज करो कि ये हमारा एसी वोल्टेज था, एसी वोल्टेज का वेवफॉर्म था, है ना? इधर क्या है? वोल्टेज है, इधर क्या है? टाइम है। ठीक है, तो हम कहेंगे क्या कि T1 टाइम पे इसका वैल्यू कितना है? तो इसका वैल्यू क्या है? ये है V। इसका वैल्यू क्या है? V है। तो ये जो वैल्यू हुआ हमारा, ये इसको हम क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलेंगे। किसी भी टाइम पे T2 टाइम पे कितना वैल्यू है? T2 टाइम पे सपोज करो यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये टाइम T2 है। ठीक है, ये T2 टाइम है। तो T2 टाइम पे यहाँ वैल्यू कितना है? यहाँ वैल्यू है V1। ठीक है, तो V1 हमारा क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू है एट टाइम T2, या इसको हम V1 लिखें तो ये हमारा V2 है। ठीक है, V2 वैल्यू है क्या? ये क्या कहलाएगा? हमारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाएगा। पीक वैल्यू क्या? द मैक्सिमम वैल्यू अचीव्ड बाय एनी अल्टरनेटिंग वेव इज द पीक वैल्यू। अब उसके बाद है क्या? एवरेज वैल्यू क्या है? तो एवरेज वैल्यू क्या कहलाएगा कि किसी भी टाइम में अगर हम इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मीन निकालते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा? एवरेज वैल्यू कहलाएगा। लेकिन एवरेज वैल्यू को अगर हम पूरे टाइम पीरियड पे डिफाइन करें तो वो वैल्यू 0 हो जाएगा। देखो कैसे? हमने क्या कहा? एवरेज वैल्यू का डेफिनेशन क्या है? एवरेज वैल्यू का डेफिनेशन है इट इज द एवरेज ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ओवर द टाइम। इट इज द एवरेज ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ओवर द टाइम। तो अगर इस आधे टाइम पीरियड के लिए T/2 टाइम पीरियड के लिए इसका एवरेज निकालते हैं तो सपोज करो कि कुछ आता है पॉजिटिव, और दूसरे आधे टाइम पीरियड के लिए हम एवरेज निकालेंगे तो एग्जैक्ट इतना ही क्वांटिटी क्या आएगा? नेगेटिव। और पूरे टाइम पीरियड के लिए हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये दोनों ऐड हो जाएगा, डिवाइड बाय टोटल टाइम हो जाएगा। तो जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव ऐड होगा ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर हम इसको किसी लॉन्ग टाइम पीरियड में के लिए अगर हम निकालते हैं एवरेज वैल्यू तो उसमें भी ये क्वांटिटी 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस हमेशा एक दूसरे को क्या करता जाएगा? कैंसिल करता जाएगा। तो हम एवरेज वैल्यू जब भी निकालेंगे तो हाफ टाइम पीरियड के लिए निकालेंगे, पूरे टाइम पीरियड या लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए एवरेज वैल्यू नहीं निकालेंगे।
तो अल्टरनेटिंग वेव फॉर्म का जो भी एवरेज वैल्यू होगा उसको हम कहाँ पे डिफाइन करेंगे, आधे टाइम पीरियड के लिए डिफाइन करेंगे, ठीक है। तब हमको जाकर उसका एवरेज मिल पाएगा और एक फिक्स एवरेज वैल्यू मिल पाएगा। नहीं तो क्या होगा, ये प्लस माइनस कैंसिल, फिर यहाँ थोड़ा सा आ गया तो चलो ठीक है इसी का एवरेज आ जाएगा, और थोड़ा आगे गए तो इसका पॉजिटिव और दूसरे का थोड़ा सा नेगेटिव मिलके कुछ और अलग सा एवरेज वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर हमको फिक्स एवरेज वैल्यू चाहिए तो हम इस एवरेज वैल्यू को कहाँ से कहाँ तक डिफाइन करेंगे, हाफ टाइम पीरियड के लिए डिफाइन करेंगे। पूरे टाइम पीरियड के लिए क्यों डिफाइन नहीं कर रहे, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ये दोनों कैंसिल होकर हमेशा पूरे टाइम पीरियड में क्या हो जाएगा, एवरेज वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। एवरेज वैल्यू मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू को कहाँ डिफाइन कर, किसके लिए डिफाइन करते हैं, हाफ टाइम पीरियड के लिए डिफाइन करते हैं। एवरेज वैल्यू के लिए को हम कितने टाइम पीरियड के लिए डिफाइन करेंगे, तो T/2 टाइम पीरियड के लिए डिफाइन करेंगे। आरएमएस वैल्यू को हम किसी भी टाइम पीरियड के लिए डिफाइन कर सकते हैं, तो हम इसको चाहें तो T/2 टाइम पीरियड के लिए भी निकाल सकते हैं और पूरे टाइम के लिए भी निकाल सकते हैं, ठीक है। पीक वैल्यू के लिए तो टाइम पीरियड जरूरी नहीं है, ये क्या है, जो भी मैक्सिमम वैल्यू अचीव हो रहा है उसके लिए इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। चलो एक एक करके डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग, एक एक करके डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को हम 4 वैल्यू से डिफाइन करते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, पीक वैल्यू, एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू, ठीक है। चलो इंस्टेंटेनियस वैल्यू पहले लेते हैं। इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक है। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे, इट इज द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी टाइम पे क्वांटिटी का जो वैल्यू है उसको इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ और वैल्यू हो सकता है, इस टाइम इंस्टेंट पे कुछ और हो सकता है, इस टाइम इंस्टेंट पे कुछ और हो सकता है, इस टाइम इंस्टेंट पे पीक वैल्यू हो सकता है ना। तो किसी भी टाइम इंस्टेंट पे जो वेव फॉर्म का जो क्वांटिटी का जो वैल्यू है उसको हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलेंगे। of the quantity at any instant of time ठीक है। it is denoted by इसको डिनोट हम हमेशा स्मॉल लेटर में करेंगे। इस अगर वोल्टेज है तो स्मॉल v, अगर करंट है तो स्मॉल i, अगर पावर है तो स्मॉल p, etc एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसको किस में हमेशा डिनोट करेंगे, स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, स्मॉल v, स्मॉल i और स्मॉल p। उसके बाद है पीक वैल्यू। It is maximum value achieved by the quantity, ठीक है, by the quantity। अब इसको जो हम डिनोट करते हैं बाय, इसको हम डिनोट, और इसको डिनोट कैसे कर रहे हैं, तो डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, ठीक है। कैपिटल लेटर सपोज करो करंट है तो कैपिटल में I और विथ सब्सक्रिप्ट M, M का मतलब मैक्सिमम वैल्यू। वोल्टेज है तो V विथ सब्सक्रिप्ट M, पावर है तो कैपिटल P विथ सब्सक्रिप्ट M। मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम पावर, पीक वैल्यू को इसी तरह से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एवरेज वैल्यू।
एवरेज वैल्यू। ठीक है, ये क्या है? इट इज द एवरेज ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ओवर हाफ टाइम पीरियड। जो भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है इसका सम करेंगे और t/2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा? एवरेज मिलेगा आधे टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, और इसको हम आधे टाइम पीरियड में ही डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इट इज द एवरेज ऑफ इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी ओवर हाफ टाइम पीरियड। ओवर हाफ टाइम पीरियड। ठीक है, मैथमेटिकली अगर हम डिफाइन करते हैं तो क्या होगा? इट इज डिनोटेड बाय, पहले इसको डिनोट कैसे करेंगे? बाय कैपिटल लेटर। अगर ये करंट का एवरेज है, कैपिटल लेटर विद सब्सक्रिप्ट AVG, वोल्टेज है तो VAVG, पावर है तो PAVG। ठीक है, अगर हम I को इस तरह से लिखते हैं तो ये भी एवरेज को ही रिप्रेजेंट करता है। अगर हम V को इस तरह से ब्रैकेट में लिखते हैं तो ये भी एवरेज को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम P को इस तरह से ब्रैकेट में लिखते हैं तो ये भी क्या? एवरेज पावर को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो किसी भी वोल्टेज का एवरेज V एवरेज इक्वल टू होता है, हमने क्या कहा? इसको आधे टाइम पीरियड में इसके इंस्टेंटेनियस वैल्यू का एवरेज, किसी भी चीज़ का एवरेज, जैसे 5 स्टूडेंट है, इसके वेट का एवरेज हमको चाहिए, तो हम क्या करते हैं? पांचों का वेट जोड़ देते हैं और 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमको इस साइनसॉइड, इस क्वांटिटी का एवरेज चाहिए इस टाइम पीरियड में, तो क्या करेंगे? इस क्वांटिटी का जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है उसका सम करेंगे और क्या करेंगे? t से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसको अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? देखो तो V इज फंक्शन ऑफ टाइम, V इज फंक्शन ऑफ टाइम इनटू dt। कहाँ से कहाँ तक? तो 0 से t/2। हमने क्या कहा किया? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज इक्विवेलेंट टू समेशन। हमने Vt को जोड़ दिया। कहाँ से कहाँ तक जोड़ा? 0 से t/2 तक जोड़ा। और क्या कर रहे थे? 5 बच्चों का एवरेज चाहिए था तो 5 से डिवाइड कर रहे थे, तो t/2 तक के इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी का एवरेज चाहिए, तो क्या करेंगे? t/2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या है? एवरेज क्वांटिटी का मैथमेटिकल डेफिनेशन। मैथमेटिकल डेफिनेशन का इंटीग्रल ऑफ Vt इंटू dt फ्रॉम 0 से t/2 डिवाइड बाय t/2, एवरेज ओवर t/2। ठीक है, अब एक टर्म है यहाँ पे RMS क्वांटिटी। अब ये सब पढ़ते थे तो RMS क्वांटिटी हम क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है, हमको, और हमने क्या कहा कि तुम्हारे यहाँ जो 230 वोल्ट सप्लाई आ रहा है तो वो 230 वोल्ट जो है वो क्या है? RMS वैल्यू ही है ना? वो ना पीक वैल्यू है, ना एवरेज वैल्यू, ना इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो चेंज होता जा रहा है, वो तो हो नहीं सकता। वो 230 वोल्ट पीक वैल्यू भी नहीं है, 230 वोल्ट एवरेज वैल्यू भी नहीं है। 230 वोल्ट है क्या? तो 230 वोल्ट हमारा RMS वैल्यू है। ठीक है, 230 वोल्ट क्या है? हमारा RMS वैल्यू है। ठीक है, तो RMS वैल्यू का कुछ इंपॉर्टेंस होगा, तभी तो हम जो क्वांटिटी आ रहा है उसके RMS वैल्यू के बारे में बता रहे हैं, पीक वैल्यू के बारे में नहीं बता रहे हैं, है ना? तो RMS वैल्यू का इंपॉर्टेंस क्या है कि ये हमको डायरेक्टली पावर कैलकुलेट करके देता है। किसी भी रेजिस्टेंस में अगर I करंट फ्लो हो रहा है, किसी भी रेजिस्टेंस में अगर I करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें पावर कितना होगा? P इक्वल टू होगा I स्क्वायर R, और एनर्जी इक्वल टू क्या होगा? एनर्जी E इक्वल टू होगा P इंटू टाइम। मतलब
आई स्क्वायर आर इंटू टाइम। ठीक है, अब देखो यहां पे आई स्क्वायर है, तो ये आई क्या, आई इंस्टेंटेनियस नहीं, पीक नहीं, है ना, एवरेज, एवरेज भी नहीं, एवरेज का एवरेज हमको नहीं चाहिए, क्या, स्क्वायर का एवरेज चाहिए हमको, क्या चाहिए, स्क्वायर का एवरेज चाहिए। अगर हमको स्क्वायर का एवरेज मिल जाए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वैल्यू मिल जाएगा। अगर इस रूम में सभी बच्चों का, जैसे सपोज करो 5 स्टूडेंट है या 10 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट का एवरेज वेट जो है वो 50 किलो है, तो इस स्टूडेंट में, इस क्लास के 10 स्टूडेंट का टोटल वेट कितना होगा, 50 गुना 10, 500 किलो। ठीक है, किसी का वेट होगा 45 होगा, किसी का 50 होगा, किसी का 55 होगा, किसी का 60 भी हो सकता है, लेकिन एवरेज कितना है, 50 हमको पता है, तो 50 में से क्या किए, टोटल नंबर को मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमको क्या मिल गया, ओवरऑल वेट मिल गया। तो ओवरऑल एनर्जी अगर हमको चाहिए तो एवरेज में, एवरेज एनर्जी में टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल एनर्जी मिल जाएगा। एवरेज एनर्जी के लिए क्या चाहिए, आर तो कांस्टेंट है, ये चीज जो वेरी कर रहा है इसके स्क्वायर का एवरेज चाहिए, आई का एवरेज नहीं चाहिए। यहां क्या, इसके स्क्वायर का एवरेज चाहिए, तो स्क्वायर का अगर एवरेज मिल जाता है तो अगर हम उसको टी से मल्टीप्लाई कर देंगे और आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल एनर्जी मिल जाएगा। तो बात समझ में आया कि हमको अगर किसी का पावर, ये फैन है, ये फैन कितना है, सपोज करो क्या कि 100 वाट का है, तो 100 वाट क्या, आई स्क्वायर आर, जो पावर उसमें जा रहा है आई स्क्वायर आर, इसका वैल्यू क्या है, 100 वाट है। तो हमको ये जो करंट है, ये इसका आरएमएस वैल्यू अगर पता रहेगा तब हम ये P 100 वाट कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते कैलकुलेट। हमको अगर आई का एवरेज दे दे तो उसका स्क्वायर का एवरेज हमको नहीं पता है, तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो आई का हमको क्या चाहिए, एवरेज चाहिए, है ना, आई के स्क्वायर का एवरेज चाहिए। तो आई के स्क्वायर का एवरेज ना देकर हम तुमको आई के स्क्वायर के रूट का एवरेज अगर बता दे, आई के स्क्वायर के रूट का एवरेज अगर तुमको बता दे तो तुम इसका स्क्वायर कर दोगे तो आई का एवरेज मिल, आई स्क्वायर का एवरेज मिल जाएगा। ठीक है, तो आई के स्क्वायर का रूट यही है ना, स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर, है ना, स्क्वायर के मीन का क्या रूट, स्क्वायर के मीन का रूट। ठीक है, ये अगर तुमको मिल जाए तो इस पे तुम स्क्वायर करोगे, तुमको आई स्क्वायर का एवरेज मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको हम निकालते कैसे हैं, देखते हैं इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये देखते हैं। वेवफॉर्म से पहले समझते हैं, वेवफॉर्म से समझते हैं, ये क्या है, ये हमारा वोल्टेज का वेवफॉर्म है, ये क्या है, हमारे वोल्टेज का वेवफॉर्म है। तो वोल्टेज का स्क्वायर का मीन, तो वोल्टेज का स्क्वायर करेंगे तो कुछ इस तरह का वेवफॉर्म हमको मिलेगा, है ना, और इसका मीन चाहिए, ये क्या है, ये भी स्क्वायर का वेवफॉर्म है, भी स्क्वायर का वेवफॉर्म है। तो इसका क्या चाहिए, मीन चाहिए। तो इसका मीन निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखो तो इंटीग्रेशन ऑफ भी टी का स्क्वायर इनटू डी टी, तो ये क्या हो गया, ये एरिया मिल गया हमको, इसके स्क्वायर के वेव का एरिया मिल गया। कहां से कहां तक, 0 से t/2। देखो हम इसको 0 से t तक भी कर सकते हैं, लेकिन ये वेवफॉर्म देखो क्या आएगा, दोनों सिमेट्रिकल आएगा, ये वेवफॉर्म और ये वेवफॉर्म दोनों क्या है, सिमिलर है। तो हम यहां तक का एवरेज लें या यहां तक का एवरेज लें, दोनों एवरेज वैल्यू क्या होगा, बराबर आएगा। ठीक है, इसका एवरेज जितना है उतना ही इसका भी एवरेज होगा, तो इस पूरे का भी एवरेज कितना होगा, उतना ही होगा। तो हम पूरे का एवरेज ना लेकर क्या t/2 तक का ही एवरेज ले रहे हैं। ठीक है, डिवाइड बाय t/2, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर का एवरेज मिल गया। लेकिन हमको क्या स्क्वायर नहीं चाहिए था, हमको क्या चाहिए था, VRMS,
भी आरएमएस हमको चाहिए था। तो आरएमएस का मतलब क्या, इसका स्क्वायर का मीन नहीं, स्क्वायर के मीन का रूट। तो रूट का मतलब क्या, इस पूरे पे पावर 1/2 मतलब रूट। तो ये क्या है, मैथमेटिकल डेफिनेशन है, ये क्या है, मैथमेटिकल डेफिनेशन है आरएमएस वैल्यू का। अब मैथमेटिकल डेफिनेशन हम समझ लिए हैं, तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं मैथमेटिकल टर्म में। देखो आरएमएस वैल्यू, it is defined as root of the square of the instantaneous quantity कहां से कहां तक हम ले रहे हैं, ओवर हाफ टाइम पीरियड। फुल टाइम पीरियड भी ले सकते थे, लेकिन ओवर हाफ टाइम पीरियड। ठीक है, इसको हम डेफिनेशन के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आरएमएस वैल्यू के बारे में हो गया। तो आज क्लास हम यहीं छोड़ रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में इस पे छोटा छोटा 1-2 न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है।